हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा सूचक के बारे में देख लिया था, ठीक है। तो आज हम सूचक के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, ये है हमारा सूचक के प्रकार है, ठीक है। हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं सूचक के प्रकार, ठीक है। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक वो 3 प्रकार के मेनली हमें देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है? हमारा एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है ये? प्राकृतिक सूचक। दूसरा हमारा होता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक होता है। और तीसरा क्या होता है? गंधीय सूचक होता है। क्या होता है? गंधीय सूचक, ठीक है। तो पहले को डिस्कस कर लेते हैं हम प्राकृतिक सूचक को, कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्राकृतिक सूचक में, ये पौधे में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पौधों में पाए जाते हैं। वो हमें पौधे में देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं? वो ऐसे इंडिकेटर होते हैं, वो ऐसे सूचक होते हैं जो हमें कि हमारे आसपास के पौधे में, प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है? लिटमस पेपर। क्या है ये? लिटमस पेपर भी किससे बना होता है? लिटमस पेपर भी वो लाइकेन नामक एक पौधा होता है जो कि थैलोफाइटा ग्रुप से होता है। उस पौधे का क्या होता है? ये उस पौधे से इस लिटमस पत्र का क्या है? निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या है? लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी क्या करता है? वो भी एक सूचक की तरह कार्य करता है। इसी तरह से हमारा है ये हाइड्रेजिया हो गया, और पौधों के फूल हो गया, और हल्दी भी क्या है? एक तरह का हमारा सूचक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है? कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? ये वो रसायन होते हैं। क्या होते हैं? जिन्हें जो लैब में बनाया जाता है वो होते हैं, ठीक है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे हम लैब में तैयार करते हैं। ये क्या है? केमिकल होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या है? ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें संश्लेषित सूचक कितने टाइप के हैं यहाँ पर देखा। एक होता है हमारा मेथिल ऑरेंज दिया हुआ है, और दूसरा हमारा क्या है? फिनोल्फ्थेलिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फिनेल्फ्थेलिन। तो क्या है? पहला हमारा मेथिल ऑरेंज है। ये कृत्रिम सूचक होता है। क्या होता है? ये कृत्रिम सूचक है जो मानवों के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार की गई है, ठीक है। ये हमारा पहला मेथिल ऑरेंज है, और दूसरा हमारा ये फिनोल्फ्थेलिन है। अब तीसरा हमारा क्या है? ये गंधीय सूचक। क्या है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक से क्या समझ रहे हैं? स्मेल। ऐसे सूचक जो क्या करते हैं? हमें स्मेल से पता चलते हैं, ठीक है। तो क्या है? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। क्या हो जाती है? इन सूचकों की गंध क्या होती है? अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में क्या है? बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो हमारा पहला एक प्याज है, दूसरा है हमारा लौंग का तेल, और तीसरा क्या था? विनेगर था। क्या था? वेनिला था। वेनिला क्या था? तीसरा हमारा था वेनिला, ठीक है। ये तीनों क्या है? ये तीनों वो हमारे गंधीय सूचक होते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? लिटमस पेपर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो लिटमस पेपर होता है वो ओरिजिनल उसका कलर क्या होता है? जब ना तो वो एसिडिक में होता है और ना ही वो बेसिक नेचर का होता है। जब वो न्यूट्रल होता है, वो जब ना तो अम्ल में डूबा होता है और ना ही क्षार के विलयन में डुबाया जाता है, तो वो कैसा होता है? तो वो लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? बैगनी होता है। बैगनी रंग उसका ओरिजिनल कलर होता है, ठीक है। लिटमस पेपर कौन से कलर का होता है? लिटमस पेपर बैगनी कलर का होता है, ठीक है। बैगनी रंग का होता है। तो जब उस लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे? अम्ल में डालेंगे। क्या करेंगे? जैसे ये एक हमारा अम्ल का विलयन है, ठीक है, अम्लीय विलयन है। तो इस अम्लीय विलयन में हम क्या करेंगे? लिटमस पेपर को डालेंगे। तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? पहले तो उसका कलर क्या था? लिटमस पेपर का कलर क्या होता है? अम्ल में लिटमस पेपर का कलर तो अम्ल में नीला होता है। तो वो नीला कलर किस में चेंज हो जाएगा? वो नीला कलर वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किसमें? लाल कलर में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो लिटमस पेपर है वो अम्ल में क्या कलर में चेंज हो जाता है? अम्ल में वो नीले कलर वो लाल में चेंज हो जाता है। इसी तरह से क्षार में जब हम इस क्षार का एक क्षारीय सोल्यूशन है, इसमें जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो क्या होगा? जो लाल कलर का लिटमस पेपर होता है क्षार में, वो कौन से कलर का हो जाएगा? वो नीले कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? वो नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी में जब हम क्या करेंगे? लाल पत्ता गोभी को जब हम अम्ल में डालेंगे, किस में डालेंगे? जब लाल पत्ता गोभी को हम अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। कौन से कलर का हो जाता है? वो लाल कलर का हो जाता है। और
जो हमारा यही लाल पत्ता गोभी का रस है, इसी को अगर हम क्षारीय सोल्यूशन में डालते हैं, इस क्षारीय सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, हरा कलर हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हल्दी है। देखिए हल्दी तो आप सभी ने अपने घरों में देखा ही है। क्या है, कोई देखो, जब हल्दी को हम क्या करते हैं, अम्ल में, किसी भी अम्ल में जब हम हल्दी को डालते हैं तो क्या होता है, उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि क्या होता है, हल्दी का रंग तो पीला होता है, तो वो क्या होता है, पीला ही रहता है। क्या होता है, पीला ही रहता है। ठीक है, हल्दी कैसा होता है, पीला होता है, तो यहाँ पर भी इसका रंग पीला ही होता है, कोई भी चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घरों में। हल्दी है ना, तो हल्दी में क्या करिएगा, आप नींबू का जो है वो रस को डाल के देखिएगा, तो क्या होगा, जब हल्दी में आप नींबू का रस डालेंगे ना, तो उसमें क्या है, कोई भी कलर में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा आपको। वो हल्दी जो है पीला का पीला ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा अम्ल में हल्दी का क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा, हल्दी में हम थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, हल्दी में अगर हम थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल देते हैं, निरमा डाल देते हैं, साबुन का थोड़ा सा टुकड़ा डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो तुरंत ही लाल हो जाता है। जैसे ये देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि कभी कभी जब आप खाना खाते हैं तो आपके जो है कपड़े में क्या है, वो लग जाता है, तो वो पीले कलर का होता है। जब उसको आप जो है साबुन से वॉश करते हैं, धोते हैं, तो क्या हो जाता है, वो पहले रेड कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, रेड कलर, क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या है, साबुन लगा दिया, तो इसलिए क्या है, वो क्षारीय हो गया। ठीक है, क्षार में जब होता है, हल्दी जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा कलर का हो जाता है, वो लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा हाइड्रेजिया के फूल का रस। किसका, हाइड्रेजिया के जो फूल है उसका भी रस है, तो उसका जो रस होता है वो किस कलर का हो जाता है, अम्ल में उसका रंग जो है नीला हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, हाइड्रेजिया के फूल का जो रस होता है ना, वो अम्ल में नीले रंग का होता है, और क्षार में कौन सा रंग का होता है, वो क्षार में जो है गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, अम्ल में कौन से कलर का होता है, अम्ल में तो वो नीला रंग का होता है हाइड्रेजिया के फूल का रस, और क्षार में कौन सा रंग का हो जाता है, क्षार में वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाला हमारा कृत्रिम सूचक के बारे में। कृत्रिम सूचक कितने ठो हमारे पास है, कृत्रिम सूचक तो सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से, एक हमारा फिनेप्थिलीन है और एक हमारा मेथिल ऑरेंज है। ठीक है, तो जब ये मान लीजिए ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने क्या डाला हुआ है, इस बीकर में हमारे पास क्या है, अम्ल है। कौन सा, कोई भी एक अम्ल रखा हुआ है। ठीक, इस बीकर में हमने क्या डाला हुआ है, मान लीजिए HCl एक अम्ल है। ठीक, इस बीकर में हमने अम्ल को डाल दिया, और इस बीकर में अम्ल को डालने के साथ हम क्या करेंगे, 2 बूंद हम क्या करेंगे, इस फिनेप्थिलीन को डाल देंगे। कितने बूंद, जब हम क्या करते हैं, फिनेप्थिलीन की थोड़ी सी मात्रा इस बीकर में जो अम्ल है उसमें डाल देते हैं, तो क्या होता है, फिनेप्थिलीन के रंग डालने के बाद भी इस विलयन का जो रंग है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि इस विलयन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, विलयन का रंग क्या होता है, विलयन का रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। विलयन क्या है, रंगहीन होता है। ठीक है, विलयन का रंग क्या हो जाता है, रंगहीन होता है। तो क्या होता है, फिनोल्फ्थालीन जो है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, फिनेप्थिलीन की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, रंगहीन होता है, वो कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, वो रंगहीन हो जाती है, कलरलेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जब हम एक फिनोल्फ्थालीन को क्या करते हैं, अब ये देखिए ये बीकर है, अब इस बीकर में हमने मान लीजिए कोई क्षारीय सॉल्यूशन डाला है, NaOH का एक क्षारीय सॉल्यूशन डाल दिया, तो इस बीकर में जब हमने क्या किया, NaOH का एक क्षारीय विलयन डाला है, अब उसमें हम फिनेप्थिलीन को डालेंगे। जब फिनेप्थिलीन को डालेंगे तो वो कौन सा रंग का हो जाएगा, तब वो जो फिनेप्थिलीन को डालेंगे तो इस बीकर में जो क्षार है वो गुलाबी रंग का देखने को मिलेगा। कौन से रंग का हो जाएगा, वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है, कौन से कलर का हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम इसमें कलर भी डाल के बता देते हैं। ये क्या है, ये जो विलयन है वो हमारा कौन से कलर का हो गया, पूरा पिंक कलर का हो गया, गुलाबी रंग का देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसको डाला हमने, जब फिनोल्फ्थालीन को हमने क्या किया, फिनोल्फ्थालीन को हमने जो है क्षारीय विलयन में डाला, तो क्या हो गया, वो पिंक कलर का हो गया, वो गुलाबी कलर का हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब फिनोल्फ्थालीन को हम क्षार में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, उसका कलर जो है वो गुलाबी हो जाता है। ठीक है, पिंक हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या लिखा है, दूसरा हमारा मेथिल ऑरेंज है। क्या है, मेथिल ऑरेंज है। तो जब मेथिल ऑरेंज को हम क्या करेंगे, किसी भी अम्ल के, ये मान लीजिए एक बीकर है जिसमें अम्ल डला हुआ है, ठीक है, एसिड है,
HCl है। इस बीकर में क्या है, अम्लीय विलयन है। इस अम्लीय विलयन में हम क्या करेंगे, मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदे डाल देंगे। क्या करेंगे, मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदे डाल देंगे। तो वो जो जब इस मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदों को हम अम्ल में डालेंगे तो इस विलयन का कलर क्या हो जाएगा, इस विलयन का जो कलर है वो लाल रंग का हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसी जो हमारा मेथिल ऑरेंज है उसको एक हम क्षारीय विलयन में डालते हैं। कौन से विलयन में डालेंगे, क्षारीय विलयन में डालेंगे। तो जब इसमें मेथिल ऑरेंज को डालेंगे तो उसका रंग कौन सा हो जाएगा, तो उसका रंग जो है वो पीले कलर का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, वो पीले रंग का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब हमारा क्या, ये एक हमारा गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक क्या होता है, जिसे हम स्मेल करके देखते हैं। ठीक है, स्मेल से पता चलता है हमें। किससे पता चलता है, स्मेल से। तो इसमें क्या लिखा है, प्याज का रस। प्याज का रस का जो स्मेल होता है वो तीक्ष्ण गंध होता है। ठीक है, अम्ल में क्या होता है, जब प्याज के रस में हम अम्ल के कुछ बूंदे डालते हैं तो वो क्या करता है, तीक्ष्ण गंध देता है हमें। कौन सी गंध, तीक्ष्ण गंध देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी तरह जब हम प्याज के रस में क्षारीय विलयन में डालते हैं तो उसमें क्या है, कोई भी गंध नहीं आती है। क्या होता है, कोई भी गंध हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इससे हम क्या पता चल जाता है कि अगर जहाँ गंध आ रही है, तीक्ष्ण गंध आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो अम्लीय विलयन में है। ठीक है, और जहाँ पर गंध नहीं आ रही है वो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। वो क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए वेनिला है। क्या है, वेनिला। तो वेनिला में भी क्या होता है, ये समान समान गंध रहती है। वेनिला में क्या होता है, वेनिला का जैसा स्मेल होता है वो वैसे ही होता है, उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब वेनिला को हम अम्ल में डालते हैं तो उसका तो हमें समान गंध देखने को मिलता है, कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्या होता है, क्षार में, किसमें, क्षार में। क्षार में क्या है, वेनिला का कोई भी स्मेल नहीं होता है, यानी कि कोई गंध नहीं होता है। ठीक है, वो इसमें कोई भी गंध नहीं देखने को मिलता है। इसी तरह से हमें एक देखते हैं लौंग का तेल। जो लौंग का तेल होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें भी जो है अम्ल में लौंग का तेल क्या है, एज इट इज जैसे लौंग के तेल का जो स्मेल होता है वैसे ही रहता है अम्ल में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्षार में क्या होता है, क्षार में जो लौंग का तेल होता है उसका गंध जो है एकदम खत्म हो जाता है, यानी कि उसमें कोई भी गंध नहीं आती है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी गंध हमें देखने को नहीं मिलती। चलिए हमने क्या है, सारे इंडिकेटर्स के बारे में, सूचक के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आप सभी जो है इन सारे सूचकों को बिल्कुल याद रखिएगा। ये जो हमारे पास क्या बना हुआ है, ये जो कॉलम दिख रहा है ना, इसमें जो भी चीज़ें दी हुई है, लिटमस जो है अम्ल में कौन सा रंग का होता है, क्षार में कैसा होता है, लाल पत्ता गोभी का रंग अम्ल में कैसा होता है, क्षार में कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये टेबल में जो भी चीज़ें दी हुई है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अम्लों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। क्या है, अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण देख लेते हैं। रेड कलर का पेन, क्या है, अम्लों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम अम्ल के भौतिक गुणों को देख लेते हैं। अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, आपको हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है ये सारी चीज़ें। तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और जल में क्या होते हैं, जल में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, जल में H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या हो जाते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑरेंज है, नींबू है, संतरा है, आम है, ये सारे क्या है, खट्टे फल होते हैं। इसमें क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है, अम्ल होता है। चलिए, इसकी वजह से क्या होता है, ये स्वाद में क्या होते हैं, जो फल होते हैं वो खट्टे हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये तो हमने अभी अभी देख लिया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अम्ल की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। क्या होती है, अम्ल जो है वो रस्टिंग का काम करती है, वो जंग लगने में सहायता प्रदान करती है। क्या है, अम्ल की प्रकृति क्या है, संक्षारक होती है। इसकी क्रिया से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। अम्ल की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो संक्षारक होती है। और इनकी क्रिया से क्या है, लकड़ी हो या कपड़ा हो, चाहे वो कागज हो, ये सारी चीज़ें क्या है, नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। ये है हमारा अम्लों के साथ रासायनिक गुण। क्या है, अभी हमने क्या देखा था, अम्लों के भौतिक गुण देख लिए। अब हम क्या देखने वाले हैं, अम्लों के रासायनिक गुण को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे। क्या है हमारा पहला पॉइंट, क्या बोल रहे हैं, अम्ल की अभिक्रिया जब हम धातु के साथ कराएंगे
तो हमें क्या देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तब लवण बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, अम्ल की अभिक्रिया, किसी भी एसिड की जो रिएक्शन है वो हम मेटल यानी कि धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो हमें लवण या सॉल्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है जो कि बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। और यही हाइड्रोजन गैस क्या है, पॉप की साउंड, हाइड्रोजन गैस से ही पॉप की साउंड आती है। तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का क्या करती है, ये हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को बताती है। क्या होता है, जब भी हम किसी भी अम्ल में क्या करते हैं, जब भी किसी भी अभिक्रिया में हम अम्ल डालते हैं और उस अम्ल की अभिक्रिया हम धातु के साथ कराते हैं, किसके साथ, ये अम्ल है, तो इस अम्ल की अभिक्रिया जब हम धातु के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमें लवण बनेगा, हमें लवण प्राप्त होगा और साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलेगा जो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या है, पॉप की साउंड आती है। तो हमें पता करना हो कि इसमें हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे करते हैं, जब रिएक्शन हुआ है, देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इस जो हमारा परखनली है, इस परखनली में हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं। क्या है, जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े डाले और हमने H2SO4 का एक अम्ल डाला है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए है और हमने क्या डाला है, जिंक डाल दिया। तो जिंक जब जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनती है, जो विलयन बनता है हमारा वो इस पर पाइप के थ्रू, इस जो प्रवाहिका नली है इसके थ्रू क्या है, एक बीकर में जो है आकर जम जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आपको गैस की बूंदें देखने को मिल रही होंगी। क्या है, ये गैस है। तो ये जो गैस के फॉर्म में क्या है, वो हमारा हाइड्रोजन गैस है जो कि बाहर निकलता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या हो गया, इस बीकर में ऊपर की तरफ बाहर है, ऊपर की तरफ से देखिए बाहर निकल रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, इस हाइड्रोजन गैस के सामने, इस जो बीकर के सामने हम क्या है, मोमबत्ती को जलाकर लेके आएंगे और क्या होगा, जब हाइड्रोजन गैस से ये मोमबत्ती की जो आग है उसमें टकराएगी ना तो क्या होगा, पॉप की साउंड आती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जब अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है, किसका, अम्ल की धातु के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस चीज़ का ये एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम में। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लिखा था तो हमने HCl एक एग्जाम्पल लेकर बताया। HCl क्या है, हमारा एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा क्या है, एक अम्ल है और ये जिंक है। इसको ये क्या है, इसको काट दीजिए, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये जिंक है, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं, क्योंकि क्या है, ये भी तो एक एसिड है, तो एसिड की अभिक्रिया जब हम जिंक धातु के साथ कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जिंक क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या है, बाहर निकलती है। इसमें भी देखिए हमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो जिंक क्लोराइड यानी कि एक लवण बनता है और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्या होता है, साथ ही साथ हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो भी बाहर निकलती है। ये चीज़ें हमने आपको ये इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में पता चला है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो उसका क्या है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम मोमबत्ती को लाते हैं उस बीकर के पास जिससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो वहाँ पर जब मोमबत्ती के पास लाते हैं तो क्या है, वो पॉप की साउंड करती है, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या था, अभी हमने क्या देखा था, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो हमारा एक तो लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है और साथ ही साथ क्या बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा था, ठीक है ना। अब हम दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, अभी तो हमने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया देख ली, अब हम क्या देखेंगे, अम्लों की धातु कार्बोनेट एवं धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया को देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ पहली अभिक्रिया को देख लेते हैं। ये अम्ल है, ठीक है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेटों के साथ करते हैं, किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या प्राप्त होता है प्रोडक्ट के रूप में, देखते हैं। चलिए, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया,
जब हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे हम? सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर धातु कार्बोनेट बोला है तो धातु कार्बोनेट की जगह हमने धातु की जगह सोडियम ले लिया तो सोडियम कार्बोनेट हो गया हमारा। तो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई? अम्ल के साथ। कौन से अम्ल के साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हमने करवाई तो क्या बना? तो हमें लवण देखने को मिला। क्या प्राप्त हुआ? तब हमें जलीय विलयन का लवण लवण मिला, जो कि सोडियम क्लोराइड का लवण था, और साथ ही साथ हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देखने को मिली है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर निकल जाती है इस अभिक्रिया में। देखिए यहाँ पर ये इसका क्या है, समीकरण लिखा हुआ है। तो चलिए समीकरण को भी देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारा सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है हमारा। ये सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब हमने सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई तो हमें क्या देखने को मिला? तब हमें जो है लवण प्राप्त हुआ, जो कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ? पानी भी मिला हमें, और साथ ही साथ क्या है, बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिली। ठीक है, तो क्या होगा? धातु की अभिक्रिया जब हम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, किसके साथ? धातु की अभिक्रिया जब हम धातु की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम? सॉरी अम्ल की अभिक्रिया। किसकी? अम्ल की अभिक्रिया हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई तो हमें क्या देखने को मिला? हमें जो है वो क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला है सोडियम क्लोराइड, वाटर और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसी तरह से जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तब सोडियम क्लोराइड के साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। मतलब क्या है कि सोडियम जो है, हमने क्या किया? धातु के कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हमने अम्ल की अभिक्रिया की तो हमने क्या मिला? लवण के साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। इसी तरह जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे, किसके साथ? अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे, तब भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक लवण देखने को मिलेगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती हुई देखने को हमें मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये हमारा क्या है? ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब हमने HCl के साथ कराई यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई तो हमें क्या देखने को मिला? तो हमें सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिली, जो कि हमें धातु कार्बोनेट के साथ मिल रही थी। वही चीजें जो हमें धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी प्राप्त हो रही है जब हम अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस अभिक्रिया में बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी के साथ क्या करते हैं? जब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, ठीक है, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, उसको हम क्या करेंगे? चूने के पानी के साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे। चूने के पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करा देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तब हमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम संगमरमर बोलते हैं। संगमरमर, ठीक है, क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसे हम संगमरमर बोलते हैं। और साथ ही साथ हमें पानी भी देखने को मिलेगा। साथ में क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ पानी भी बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में क्या करेंगे? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने की पानी में प्रवाहित करेंगे, तब हमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ पानी भी प्राप्त होता है। क्या होता है? पानी भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसी उत्पाद में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है, जो कि हम देख लिया है। क्या हुआ? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना और साथ साथ हमें वाटर भी देखने को मिला है। क्या बना? पानी भी मिला। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? श्वेत अवक्षेप होता है। क्या अवक्षेप का मतलब आपको पता होगा कि हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। अवक्षेप क्या होता है? ये किसी भी जलीय विलयन में अघुलनशील होते हैं, ये घुलते नहीं है, तली में जाकर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अम्लों की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा?
जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया है। क्या बनता है? लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ ही साथ पानी बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। क्या है? ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था इसका अनेक नाम है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को हम खड़िया भी बोल देते हैं, इसी को हम संगमरमर और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है? 3 से 4 नाम हमें देखने को मिल गए। पहला हमारा चूना पत्थर हो गया, दूसरा हमें यहाँ पर खड़िया देखने को मिला, तीसरा हमें संगमरमर देखने को मिल गया और इसका जो है केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इन अनेक नामों से इसको जाना जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, यानी कि क्या है? सभी धातु कार्बोनेट और धातु के जो बाइकार्बोनेट है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। वही चीज़ें जो हमने आपको अभी बताई है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से हम व्यक्त भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है धातु कार्बोनेट हो गया और धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या बनता है? लवण प्राप्त होता है जल के साथ साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए इसी धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम क्षार के साथ कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? तब हमें कोई भी अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। क्या है? यानी कि कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। क्या होता है? जब इस धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? यहाँ पर अम्ल लिखा है तो हम इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो क्या होगा? जब हम इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे ना तो हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्या है? कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से इसको कि धातु कार्बोनेट एवं धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक ना, चलिए देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? धातु की क्या है? क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अभी हमने अम्लों की जो है धातु के साथ अभिक्रिया को देखा था, अब हम क्या है? क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया को देख लेते हैं कि जब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मतलब एज इट इज़ वैसे ही जैसे अम्ल में ये हो रहा था ना, क्या है कि अम्ल में हो रहा था, जैसे अम्ल की अभिक्रिया हम करा रहे थे किसके साथ? धातु के साथ, तो क्या निकल रहा था? लवण के साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। वैसे ही क्षार की अभिक्रिया जब हम क्षार की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? धातु के साथ। किसके साथ? क्षार की अभिक्रिया जब हम धातु के साथ कराएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? लवण के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? क्षार की अभिक्रिया जब धातु के साथ कराते हैं तो पहली बार अगर क्षार की अभिक्रिया हम धातु के साथ कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा और हमें हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लवण के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। और एक ये हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या दिखा है? क्षार कौन सा लिए हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए है। तो क्षार की जगह हमने कौन सा क्षार ले लिया? हमने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। और धातु में हमने जिंक धातु ले ली है। कौन सी धातु? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम जिंक धातु के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें सोडियम जिंकेट, जो कि एक लवण है, क्या है? सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है जो कि बाहर निकलती है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है? सोडियम जिंकेट प्राप्त होती है और साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। तो इस रिएक्शन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है तो सोडियम जिंकेट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यही चीज़ें जो है हमने अभी आपको बताई वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप जो है अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ? आगे हमारा लिखा हुआ है उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी अभिक्रिया में अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? हम क्षार के साथ कराते हैं। तो क्या होता है? जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तब हमें लवण के साथ साथ क्या देखने को मिलता है? जल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जल। जब भी हमें
अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में लवण देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमारा पानी भी बाहर निकलता है। क्या निकलता है? पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल के साथ, अम्ल यहाँ पर लिखा हुआ गड़बड़ है, अम्ल क्षार के साथ है। ठीक है, ये क्या है? अम्ल क्या है? क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है ना। देखिए, समानताएं क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सामान्यतः बोला है। ठीक है, ये यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमें जल प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है कि पेट में क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है या पेट में जलन होने लगता है, तो क्या करते हैं हम? हमारे पेट में एसिडिटी या जलन होने से क्या होता है? पेट में अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है बेकिंग सोडा को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर हमारे घर में जो सोडा रखा होता है ना, उसको खा लेते हैं। या तो फिर हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं? MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसको हम क्या करते हैं? खाने में यूज़ करते हैं, ताकि क्या होते हैं? जो पेट की एसिडिटी होती है, अगर हम इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ले लेते हैं या फिर हम क्या है इनो को लेते हैं, ये एक डाइजिन नामक दवाई आती है, उसको भी ले लेते हैं, तो क्या होता है? हमारे पेट में जो जलन हो रही थी, जो एसिडिटी थी, वो खत्म हो जाती है। तो वो खत्म क्यों होते? क्योंकि पेट में क्या था? बहुत सारे अम्ल थे, अम्ल की मात्रा क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, इसलिए एसिडिटी हो गई थी। तो जब हमने क्षार डाल दिया, क्या है? जब हम क्या है क्षार डाल देते हैं तो क्या होगा? वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्या है? जब अम्ल की अभिक्रिया वो क्षार के साथ किया तो वो क्या बना दिया? लवण बना दिया और साथ ही साथ पानी बना दिया। तो जो एसिडिटी थी वो क्या हो गई? वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, क्या बोला है यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड लवण, सोडियम क्लोराइड क्या एक लवण है और साथ ही साथ जल भी बनता है। ठीक है, वही चीज़ें हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल है आपका। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक लवण है। तो जब हमने क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई तब हमें सोडियम क्लोराइड लवण देखने को मिला और साथ ही साथ हमें पानी भी प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस टॉपिक अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे, अभी टाइम हो गया है। ठीक है, इसको हम क्या है कल डिस्कस करेंगे और हमारे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इसको भी हम क्या करेंगे? कल देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस चैनल का PDF भी चाहिए होगा, जो इस क्लासेस की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।